नितिन की नई नई शादी हुई थी और वो रेखा के साथ फाटकपुर कस्बे में जिंदगी बिताने आया था। रेखा पढ़ी लिखी और बेहद होशियार लड़की थी, लेकिन नितिन की पढ़ाई बचपन में ही छोड़ने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और वो पप्पू के दुकान से चादर और रजाई लेकर दूर दूर के कस्बों में साइकिल से बेचा करता था। हमेशा अलग अलग कस्बों में चादर और रजाई बेचने के कारण कस्बे वाले नितिन को कोई इज्जत नहीं देते थे। इन सारी बातों से रेखा बेहद निराश हो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं जी? मुझे बेहद बुरा लगता है जब आप साइकिल से गलियों में घूमते हैं। मगर मुझे कुछ और आता भी तो नहीं है, मैं और करूँगा क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए और कुछ और करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे मेरी जान, अगर मैंने साइकिल से चद्दर बेचना भी बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी और ज़हीन औरत हो, मगर मैं तुम्हारी कमाई के भरोसे नहीं रहना चाहता। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। रेखा के कहने पर भी नितिन ने जिद नहीं छोड़ी और साइकिल से रजाई बेचने का धंधा शुरू रखा। एक दिन पप्पू ने नितिन को रजाई और चादर देने से मना कर दिया। नितिन, आज से तुम्हें मेरी दुकान से चद्दर और लिहाफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर बैठ सकते हो। मगर जनाब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने क्या गलती कर दी है? इसलिए कि तुम्हारे गांव-गांव चद्दर बेचने से मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं और वैसे भी हमें दूसरा आदमी मिल गया है जिसे मैं अपनी चद्दर और लिहाफ दूंगा। वो उसे बेचकर मुझे तुमसे ज्यादा मुनाफा देगा। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई हुजूर? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूंगा? इस काम के अलावा मैंने और कुछ किया भी नहीं है। मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी भी नहीं। अब मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना। नितिन हताश और परेशान होकर अपने घर लौट आया। घर जाकर उसने सारी बातें अपनी बेगम रेखा को बताई। कोई बात नहीं जी, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप इस धंधे को छोड़ दीजिए। अगर आप तभी मेरी बात मान लेते तो आपको इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। नितिन को उदास देखकर रेखा किचन से शीरा लेकर आ गई और कहने लगी, मैंने आज आपके पसंद का शीरा बनाया है जिसे खाकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। अच्छा, जरा चखाओ तो कैसी बनी है। नितिन रेखा से शीरा लेकर खाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो शीरे का धंधा करने की सोचता है। अरे जैनेमन, एक बात कहूँ, क्यों न हम खीर का कारोबार करें? तुम इतना अच्छा खीर बनाती हो, हम इस बात का फायदा उठाएं। बस इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी, मगर हम कमाई अच्छी करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी जी। मैं तो कब से चाहती थी कि हम दोनों मिलकर कुछ करें। वैसे कुछ पैसे हैं हमारे पास जिससे हम ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। हम कल से ही शीरा बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। और अगले ही दिन नितिन और रेखा ने शीरे की दुकान खोल दी। पहले दिन उनकी बिक्री बेहद अच्छी हुई। लोग जी भर कर शीरा खाते और उन्हें मुनाफा भी होने लगा। हमारी तरकीब काम कर गई लगता है। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद से कुछ करने की कोशिश की और सफल हो गया। भगवान करे कि ऐसे ही हमारा मुनाफा बढ़ता रहे। आखिर आपके साथ मैं जो हूँ। चलिए अब आप जाइए और दूध लेकर आइए। हमें कल की दुकान के लिए सामान भी खरीदना है। नितिन दूध लाने रमेश की दुकान पर जाता है। दूध की दुकान पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका पुराना मालिक पप्पू भी बैठा है, जो रमेश का बेहद अच्छा दोस्त है। अरे नितिन भाई साहब, आइए, बताइए कितना दूध चाहिए? जी मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। 20 लीटर दूध? तुमने अब दूध का कारोबार शुरू कर दिया क्या? नहीं रमेश जी, मैं और मेरी बीवी हम इस दूध का खीर बनाकर बेचते हैं। इतना कहकर नितिन दूध लेकर अपने घर चला गया। लेकिन पप्पू को ये बात हजम नहीं हुई। वो रमेश के साथ मिलकर साजिश रचने लगा। ये 2 कौड़ी का इंसान आज इतना ताव दे रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ही इसे नौकरी से निकाला था। आज मेरे सामने इतना ताव दिखाकर चला गया। ये दोनों मियाँ बीवी मेहनत कर रहे हैं।
पहले ये 5 लीटर दूध के खीर बनाया करते थे, उसके बाद 10 और अब 20। दिन पर दिन मेरे दूध की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। पप्पू रमेश से नितिन की तारीफ सुनकर जलने लगता है। तो तुम सिर्फ दूध ही बेचते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? मैं तो कहता हूँ तुम खुद के खीर का बिजनेस शुरू कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और मेरा एक निकम्मा बेटा भी है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है, वो भी तुम्हारे इस कारोबार में मदद करेगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी लग रही है और मेरी मंजूरी भी है, मगर मुनाफा आधा आधा ही रहेगा। पप्पू के कहने पर रमेश उसकी बात मान गया और उसने पप्पू के बेटे राजू के साथ मिलकर एक खीर की दुकान शुरू कर दी और धंधा करने लगा। दुकान तो बेहद बड़ी थी, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इससे परेशान होकर वो बोला, आज ज्यादा खरीदार नहीं है, जरूर सब उस नितिन की दुकान पर खीर ले रहे होंगे। हमने तो अब हमारे दूध की दुकान से उसे दूध देना भी बंद कर दिया है, फिर भी उसकी दुकान खूब चल रही है। क्यों न हम गांव भर में अफवाह फैला दें कि नितिन की दुकान की खीर मिलावटी और नकली है। वो नुकसानदायक चीजें खीर में डालकर बेचता है। मानना पड़ेगा, तुम आखिर हो अपने बाप के ही बेटे, कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। राजू ने ठीक वैसा ही किया। पूरे कस्बे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये अफवाह फैला दी कि नितिन के दुकान का शीरा मिलावटी है। पूरे कस्बे में नितिन के दुकान की ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने नितिन के दुकान पर आना बंद कर दिया। इस बात से फिर से नितिन परेशान हो गया। ये जरूर उस पप्पू और उसके बेटे राजू की चाल है और इनका साथ रमेश भाई भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनसे मुनाफा हो रहा है। हमारे ग्राहक हमसे छीन रहे हैं जी। पता नहीं ये अफवाह हमारे बारे में कौन फैला रहा है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम पूरे कस्बे में ये बात फैला दें कि हम मिट्टी की खीर बना रहे हैं। मिट्टी की खीर, ये क्या है? मैं समझाती हूँ। लोगों को लग रहा है कि हम मिलावट कर रहे हैं। हम जोरों शोरों से अपने मिट्टी के खीर का विज्ञापन करेंगे, अपने मिट्टी के खीर की तशहीर करेंगे और हम मिट्टी के बर्तन में उन्हें खीर बनाकर सामने खिलाएंगे। इससे हमारा तशहीर भी हो जाएगा और हमारी दुकान भी चल जाएगी। तो देर किस बात की, मैं अभी से ही इसका सारा बंदोबस्त करना शुरू कर देता हूँ। रेखा के ऐसा कहने के मुताबिक नितिन ने पूरे गांव में तशहीर की। मिट्टी के खीर की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी। लोग दूर दूर से मिट्टी का खीर देखने के लिए आने लगे। जब लोगों ने मिट्टी के खीर को देखा तो लोग दंग रह गए और नितिन की दुकान से खीर लेकर खाने लगे। लोगों को इतनी मोहब्बत से खीर खाते हुए देख रेखा बोलती है, खीर में मिट्टी के सारे गुण हैं। ये खीर हमारे लिए बेहद सेहतमंद है और हमें ताकत भी देती है और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन्स भी देती है। जाने मन, आखिर तुम्हारी समझदारी काम आ ही गई। क्या अभी? नितिन और रेखा का धंधा पहले से 2 गुना बढ़ गया और इसी कारण से रमेश को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पप्पू और उसका बेटा राजू मानो हंसना ही भूल गए और इधर दोनों शौहर और बेगम खुशी खुशी रहने लगे। रामपुर नामक ग्राम में मानिक का परिवार रहता था। मानिक के परिवार में उसकी बीवी मोहिनी और 2 औलादे मोंटी और बंटी थे। मानिक का छोटा परिवार है, लेकिन सुखी नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत कम पैसे हैं। मानिक को मजदूरी से बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे घर चलाना मुश्किल होता है। मानिक सुबह सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकला, लेकिन तभी उसके बच्चों ने उसे रोका। पिताजी, हम मदरसा नहीं जाएंगे। क्या हुआ बेटा, आज स्कूल क्यों नहीं जाना है? हमारे पास अच्छे लिबास नहीं है, हमारे लिबास फटे हुए हैं। बेटा, आज मैं काम पर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें लाने की पूरी कोशिश करूँगा। पिताजी, आप रोज ऐसे ही बोलते हो, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। अच्छा ठीक है, अभी तुम स्कूल जाओ।
मैं आकर बात करता हूँ। मानिक दुखी मन से चला गया। मोंटी और बंटी भी मदरसा चले गए। दोपहर को मदरसा की छुट्टी के बाद बंटी और मोंटी के साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने दोनों का मजाक बनाया। सोनू और मोनू 2 भाई बर्फी खा रहे थे और बाकी दोस्तों को भी खिला रहे थे। भाई मेरा भी बर्फी खाने का मन कर रहा है। हाँ भाई, एक दिन हम भी बर्फी खाएंगे। बर्फी खाने के लिए पैसे लगते हैं, पर अफसोस वो तुम्हारे पास नहीं है। जिस दिन हमारे पापा को अच्छा काम मिल जाएगा ना, उस दिन हम भी बर्फी खाएंगे। गरीब लोग, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मदरसा क्यों आते हो? हम आपके दोस्त हैं, लेकिन आप फिर भी हमें परेशान करते हो। हम तुमको अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। मोंटी और बंटी दोनों वहाँ से चले गए। दोनों बहुत दुखी थे, इसलिए वो अपने घर नहीं गए, बल्कि जंगल में चले गए और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। भाई, हम ऐसे कब तक बेइज्जती सहते रहेंगे? कोई बात नहीं भाई, पिताजी को कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो वो जल्दी लिबास ले आएंगे। भाई, वो सामने देखो, वो इंसान कुल्हाड़ी लेकर दरख्त काटने आ रहा है। सामने से एक इंसान हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दरख्त की तरफ आ रहा था। मैं इसे दरख्त काटने नहीं दूंगा। हाँ, हमें इसे रोकना होगा। तब तक दरख्त काटने वाला लकड़हारा भी दरख्त के पास आ। हे बच्चों, यहाँ से हटो, मैं इस दरख्त को काटने आया हूँ। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप इस दरख्त को नहीं काट सकते हो। तुम कौन होते हो मुझे दरख्त काटने से रोकने वाले? मैं इस दरख्त को काटने आया हूँ और मैं काट कर ही जाऊंगा। जब एक बार आपको बोल दिया तो बोल दिया कि तुम दरख्त नहीं काट सकते। तुम दोनों एक तरफ हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को भी। लकड़हारे के कुछ बोलने से पहले ही दोनों भाई लकड़हारे पर टूट पड़े। लकड़हारा वहाँ से जान बचाकर भागा। आज एक दरख्त की जान बचाई और इसीलिए खुशी हो रही है। हाँ भैया, मैंने किताब में पढ़ा था कि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, तुमने सही पढ़ा मेरे छोटे भाई। चलो घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। वो दोनों घर पहुँचे। तुम दोनों आ गए? आओ, खाना खा लो। ओफो माँ, आपने फिर वही पानी वाली दाल और मोटे चावल बना दिए। मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, खाने के बारे में ऐसा नहीं बोलते। भाई, तुम ये खाना खा लो। खाने की बेइज्जती नहीं करते। जल्दी ही पिताजी हमें अच्छा खाना खिलाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा ये खाना। वो पैर पटकता हुआ चला गया। आज आपको बहुत देर हो गई लौटने में। आज दिन भर काम की तलाश की, कहीं कुछ काम मिला? नहीं, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। बच्चों ने खाना खाया? हाँ, मोंटी ने खाना खा लिया था। और बंटी? नहीं, बंटी को ये खाना अच्छा नहीं लगता। उसने नाराजगी में नहीं खाया। क्या करूं, मैं बच्चों के लिए अच्छे खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाता हूँ। मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ, बोलो। गांव में हमारे पास जो खेत है, क्यों ना हम वहीं पर वापस चलें? कम से कम कुछ तो खाने और पैसे का इंतजाम हो जाएगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर मेरे पास तो उसके लिए भी पैसे नहीं है। साहूकार चाचा से कुछ पैसे ले लीजिएगा और जब फसल अच्छी हो जाएगी तो वापस कर दीजिएगा। चलो तो फिर वापस चलते हैं गांव में। कुछ दिन बाद वो लोग गांव चले गए। नमस्कार साहूकार चाचा। आओ मानिक, कैसे हो? गांव कैसे आना हुआ? दरअसल शहर में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ खेती करूं। अरे मगर तेरी जमीन तो बंजर है। नहीं चाचा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे पैसे तो मैं दे दूंगा, पर याद रखना पैसे वक्त पर लौटा देना। वक्त बढ़ता जाएगा तो सूद भी बढ़ता जाएगा।
अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको वक्त पर पैसे लौटा दूंगा। मानिक दिन रात मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में अपनी मेहनत से जमीन को उपजाऊ बना देता है और उसकी फसल भी अच्छी हो जाती है। पर ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात भयंकर तूफान आया और सारी फसल खराब हो गई। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? परेशान मत हो मोहिनी, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मानिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो साहूकार के पास गया। हाँ भाई मानिक, क्या हुआ? तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, लाओ लौटा दो मेरे पैसे। चाचा, मेरी फसल बर्बाद हो गई। अरे जब जेब में पैसे नहीं थे तो क्यों चले थे खेती करने? साहूकार ने मानिक को बहुत बेइज्जत किया और मानिक चुपचाप खेत की तरफ चल दिया। हे भगवान, ये कहर तुमने क्यों मुझ पर बरपाया? तभी उसकी नजर खेत में खड़े एक दरख्त पर पड़ी। वो उस दरख्त के पास गया और वो भौचक्का रह गया। मानिक घर लौटा। मोहिनी, इधर आओ। जी बताइए, क्या हुआ? हमारा खेत जो बर्बाद हो गया था, वहाँ पर एक दरख्त है जिसमें बर्फियाँ लटक रही हैं और वो कोई मामूली बर्फी नहीं है, वो सोने की बर्फी है। क्या क्या कह रहे हैं आप पिताजी? वो दरख्त खड़ा है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? पिताजी, एक दिन मैं और बंटी खेत के पास, तभी बंटी को एक चमकदार पत्थर दिखा था और हमने वो खेल खेल में खेत में गाड़ दिया था। सभी आश्चर्यचकित रह गए और रात में सो गए। उसी रात मानिक को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक देवता आए। मानिक, आज जो तुम्हें दरख्त मिला है वो तुम्हारे बच्चों के अच्छे कर्मों का फल है। वो लोग हमेशा पेड़ पौधों की हिफाजत करते थे। इस दरख्त से हमेशा बर्फी निकलेगी क्योंकि वो तुम्हारे छोटे बेटे को बहुत पसंद है। मानिक की आँख खुल गई और सारी बात उसने मोहिनी को बताई। दोनों बहुत खुश हुए। सुनिए, क्यों ना आप एक जेवर की दुकान डाल दीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं शहर में सोने के गहने बनाकर बेचूंगा और पैसे आते ही साहूकार चाचा का कर्जा उतार दूंगा। अब उनके सारे दुख खत्म हो गए थे और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। बंटी भी अब बहुत खुश रहता था क्योंकि उसे रोज अच्छा खाना मिलता था और वो रोज अपनी पसंदीदा बर्फी खाता था। सोमनाथ जिले में कई गांव थे और गांव में कई मिठाई वाले थे। इन सब को मोतीचूर के लड्डू प्रांजल और मुरली दिया करते थे। प्रांजल एक बेवा थी और अपने पति की मौत के बाद उसने ये लड्डू बनाकर बेचने का काम शुरू किया था। मुरली हर मिठाई की दुकान से ऑर्डर लेता था। अरे मुरली बेटा, मुझे कल 5 किलो लड्डू चाहिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कल सुबह ले आऊंगा। और अगली सुबह लड्डू की डिलीवरी भी करता था। ये लीजिए आपके 5 किलो लड्डू। ये लो बेटा तुम्हारे पैसे, और अपनी अम्मा से कहना कि वो ऐसे ही लजीज लड्डू बनाती रहे। हाँ? तभी उस दुकान पर एक ग्राहक आई। ये मोतीचूर के लड्डू कैसे हैं? जी ये 300 रुपए किलो हैं। मुरली ने ये दाम सुना और वो चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अम्मा तो इन्हें 150 रुपए बेचती है और ये दुकानदार 300 रुपए किलो बेचता है, मतलब इतना ज्यादा मुनाफा। मुरली उस दुकान से निकल गया। वो घर गया और उसने अम्मी को ये बात बताई। अब क्या कर सकते हैं, उनकी दुकान है इसलिए वो जो मन चाहे उस दाम में फरोख्त कर सकते हैं। अम्मा, क्यों ना मैं लड्डू बाजार में बेचने की कोशिश करूं? 300 रुपए नहीं तो 200 रुपए किलो ही सही। कोशिश करके देख, तो हो सकता है बेटे।
हाँ ठीक है अम्मा, कल आप मेरे लिए 10 किलो लड्डू अलग से बना देना। ठीक है। अगली सुबह प्रांजल ने लड्डू बनाना शुरू किया और 10 किलो लड्डू अलग बनाए मुरली के लिए। मुरली ने रोज की तरह पहले सारे लड्डू की डिलीवरी की और फिर अपने 10 किलो लड्डू टोकरी में भरकर निकल गया। वो बाजार पहुंचा। लड्डू ले लो, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, ताजे जायकेदार मोतीचूर के लड्डू, सिर्फ 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। मुरली का दाम कम था, इसी वजह से ग्राहक मुतमईन हुए। अरे भैया मुझे भी 1 किलो दे दो। हमें भी। मुरली के 10 किलो लड्डू हाथों हाथ फरोख्त हो गए। अम्मा, मेरे सारे लड्डू बिक गए। ये देखो 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे आप कल 20 किलो अलग से बनाना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। मुरली और प्रांजल दोनों ही बहुत खुश थे। रोज मुरली बाजार मोतीचूर के लड्डू लेकर जाता और सारे लड्डू फरोख्त ही हो जाते थे। मुरली अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। इस मुनाफे से कुछ ही महीनों में मुरली ने बड़े बाजार के बीचों बीच एक दुकान किराए पर ले ली। वो दुकान में भी मोतीचूर के लड्डू 200 रुपए किलो के भाव से बेचता था। उसकी कमाई तो अच्छी खासी हो रही थी, पर वो हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचता था। अम्मा, हमें मोतीचूर के लड्डू के साथ साथ कुछ दूसरी मिठाइयाँ भी बनानी चाहिए। हाँ, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, बर्फी, पेड़े, कल से सब बना देती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है अम्मा। प्रांजल ने अपनी मदद के लिए 2 और खातून को काम पर रख लिया था। अब वो दूसरे दुकानदारों के लिए मोतीचूर के लड्डू भी बनाती थी और अपने बेटे की दुकान के लिए लड्डू के साथ साथ बाकी की सारी मिठाइयाँ भी। सुबह सुबह सारी मिठाइयाँ तैयार थी। ये देख मुरली, सब तैयार है। अरे वाह अम्मा वाह। मुरली सारी मिठाइयाँ लेकर वहाँ से रवाना हुआ। मुरली ने मिठाइयाँ दुकान में सजा दी। अरे वाह भाईजान, आज तो बहुत सारी मिठाई है। वो बर्फी कितने की दी? जी ये 200 रुपए किलो। मुझे 1 किलो दे दीजिए। आपके दुकान में सबसे ताजी और सबसे सस्ती मिठाइयाँ होती हैं, इसलिए दूर होते हुए भी मैं यही आती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद एक और आदमी मिठाई खरीदने आया। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। अंकल, आपके पास चॉकलेट की कोई मिठाई है क्या? नहीं बेटा, तुम इनमें से कोई पसंद कर लो। नहीं अंकल, मुझे चॉकलेट वाली मिठाई ही चाहिए। चलिए अब्बू, किसी और दुकान में चलते हैं। वो बच्ची अपने अब्बू को लेकर चली गई और मुरली ने सोच लिया कि वो अगली बार कुछ चॉकलेट की मिठाई भी रखेगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने अम्मी को बताया। अम्मा, हमें भी ना कुछ चॉकलेट की मिठाइयाँ बनानी चाहिए। चॉकलेट की मिठाई? पर क्या? अब जैसे चॉकलेट के लड्डू। चॉकलेट के मोतीचूर के लड्डू? हाँ हाँ, आइडिया तो अच्छा है अम्मा। कहीं देखे नहीं मोतीचूर के चॉकलेट लड्डू। एक बार बना कर देखते हैं, क्या पता शायद चल जाए। ठीक है। अगली सुबह प्रांजल ने बारीक बूंदी छानी और फिर इन बूंदियों को चॉकलेट सिरप में पकाया और जब वो घोल थोड़ा ठंडा हो गया तो प्रांजल ने इसके लड्डू बनाए। अरे वाह, चॉकलेट के मोतीचूर लड्डू बन गए। बन तो गए, पर काले लड्डू कौन खाएगा? अरे खाएंगे अम्मा, सब खाएंगे, तुम देखती जाओ। मुरली सारी मिठाई लेकर दुकान पर गया और उसने सबसे ऊपर काले मोतीचूर के लड्डू रख दिए। हाँ, अब देखते हैं। उसकी हमेशा की एक ग्राहक आई। आज क्या नया है मुरली भाईजान? आज काले मोतीचूर के लड्डू। काले मोतीचूर के लड्डू? हाँ, चॉकलेट से बने, बच्चों के मनपसंद। दिखने में तो इतने अच्छे नहीं हैं, पर दीजिए एक चक्कर देखती हूँ। उस खातून ने काला मोतीचूर का लड्डू खाया, उसे वो बहुत पसंद आया। वाह,
ये तो बहुत अच्छे हैं। आज मुझे यही दे दीजिए 1 किलो। वैसे कितने का है? जी ये 250 रुपए किलो। ठीक है, दे दीजिए। जो भी काले मोतीचूर के लड्डू चखता वो उसे खरीद कर ही ले जाता। मुरली की दुकान काले मोतीचूर के लड्डुओं के लिए मशहूर हो गई। अब दूर दूर से लोग काले मोतीचूर के लड्डू खरीदने आते, क्योंकि काले मोतीचूर के लड्डू सिर्फ मुरली की दुकान में ही मिलते थे। काले मोतीचूर के लड्डू ने मुरली और प्रांजल की किस्मत बदल दी। देखते ही देखते उन्होंने बड़ी दुकान भी खरीद ली और बड़ा मकान भी। अब दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। वो लोग सिर्फ अपनी दुकान के लिए ही काले मोतीचूर के लड्डू बनाया करते थे और उनके ये काले मोतीचूर के लड्डू बड़ी बड़ी पार्टियों की शान थी।